जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीनियस इंडिया साइंस क्लासेस में। स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, जिसमें हम आपको आज क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बताएंगे, जो कक्षा 12 का लेसन है जिसका नाम ठोस अवस्था है। ज्यामिति के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा होगा। पहले क्रिस्टलीय ठोसों की और अक्रिस्टलीय ठोसों में हम जो विभेद जानेंगे, डिफरेंस जानेंगे, जो अंतर जानेंगे, वो हम ज्यामिति के बारे में जानेंगे। तो ज्यामिति जो होगी वो ज्यामिति हम के उदाहरण के लिए हमने क्रिस्टलीय ठोस में उदाहरण लिया NaCl का और अक्रिस्टलीय ठोस में हमने एक उदाहरण लिया रबर का। तो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, हम आपको पुनः भी देखने दे रहे। तो आप देखते हैं कि NaCl हमने लिया, Na+ होता है, Cl- होता है। इसी प्रकार हम NaCl+- उसी प्रकार Cl- Na+, Cl- Na+, फिर Cl- Na+, Cl- और Cl- Na+, Cl- Na+। मेरी आप ध्यान से बातें जानेंगे। जो भी धनायन परमाणु होगा उसके ऊपर ऋणायन होना चाहिए, या उसके ऊपर पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए। एक पद्धति आप ध्यान से देखें। और एक रबर का उदाहरण लिया। रबर आप सभी लोग जानते हैं, उसके जो अणु परमाणु अथवा आयन होते हैं, वो अणु परमाणु अथवा आयन एक निश्चित क्रम में अव्यवस्थित रूप होता है, उनका निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। तो हम यहाँ बात कर रहे थे क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति के बारे में। तो आप देखते हैं कि एक सोडियम आयन के चारों तरफ क्लोरीन परमाणु है, स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी। और एक क्लोरीन परमाणु के चारों तरफ सोडियम आयन है। क्लोरीन आयन के चारों तरफ सोडियम आयन है और सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन आयन है। इस प्रकार आप कोई भी एक आयन उठा लें और यदि उसको देखेंगे तो आपको उसकी ज्यामिति निश्चित, यानी उसके अणु अथवा परमाणु एक नियमित क्रम में लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति कैसी होती है सर? निश्चित होती है। कंप्लीट बात हो चुकी है। यदि हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो आप उनका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। रबर का मैंने थोड़ा सा लिया है। तो आप जानते हैं रबर यानी एक टायर मान लें, साइकिल का हो चाहे वो ट्रैक्टर का हो। तो उस रबर की आप बात करते हैं तो रबर का देखते हैं कि उसके अणु कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं और कुछ दीर्घ बड़े होते हैं, यानी लघु परासीय और दीर्घ परासीय होते हैं। तो आप देखते हैं कि इनके अणु ये आवश्यक नहीं कि बड़े अणु के चारों तरफ एक छोटा अणु हो या छोटे अणु के चारों तरफ एक बड़ा अणु हो। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति होगी वो होती हमेशा अनिश्चित। कैसी होती है? अनिश्चित। क्वेश्चन बहुत पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति कैसी होती है, तो आप बताएंगे क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? निश्चित होती है। क्यों होते हैं आपको बताया, नमक का उदाहरण लेके कि Na+ के चारों तरफ Cl- और Cl- के चारों तरफ Na+ है, इसलिए इसकी ज्यामिति कैसी होती है? निश्चित। अब सेकंड बात यदि हम जाने तो दूसरी यदि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की बात जाने तो होता क्या है? विदलन ले लें हम। तो हमने लिया विदलन। अब विदलन है तो विदलन की यदि बात करें तो चाहे जैसा कि आपने देखा कि पनीर होती है अपनी, यदि पनीर को किसी भी धारदार चाकू या औजार से हम काटें तो वो धारदार चाकू या औजार से हम पनीर को काटते हैं तो आप जानते हैं कि पनीर
कैसी होती है? बहुत ही सपाट चिकनी कटती है, किसी प्रकार का खुरदरापन नहीं होता उसमें। उसी प्रकार विदलन का मतलब होता है कि यदि हम क्रिस्टलीय ठोस को लें और किसी धारदार चाकू से काटें या धारदार औजार से काटें तो आप देखते हैं कि पनीर की ही भांति हमारा क्रिस्टलीय ठोस बिल्कुल स्पष्ट चिकना करता है। इसलिए क्रिस्टलीय ठोस का जो विदलन होता है वो कैसा होता है? वो सपाट होता है, स्पष्ट होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का विदलन कैसा होगा? क्रिस्टलीय ठोसों का विदलन वैसे ही होगा जैसे हम एक पनीर के टुकड़े को एक धारदार चाकू से काटते हैं और स्पष्ट रूप से वो कटता है, उसमें किसी प्रकार का टेढ़ापन नहीं होता है। यानी क्रिस्टलीय ठोस का जो विदलन होगा वो स्पष्ट होगा, और यदि अक्रिस्टलीय ठोसों का विदलन की बात करें तो विदलन अस्पष्ट होता है। इसका कैसा होता है? अस्पष्ट। बात कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड यदि बात करें, विदलन के बारे में हम जान चुके हैं। अब से अगली बात यदि हम करें तो ध्यान से देखें इनकी गलनांक व क्वथनांक। ठीक, तो गलनांक और क्वथनांक यदि हम बात करें तो गलनांक और क्वथनांक क्रिस्टलीय ठोसों का अलग होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का अलग होता है। जैसे कि गलनांक क्वथनांक का हम एक नॉर्मली रूप बताएं तो गलनांक जो होता है यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो एक निश्चित ताप पर उबलते भी हैं और पिघलते भी हैं। तो जब पिघलते हैं तो जो गलनांक होता है क्रिस्टलीय ठोसों का वो निश्चित होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक जो होता है वो अनिश्चित होता है। क्यों होता है अक्रिस्टलीय ठोसों का अनिश्चित? जैसे कि आपने एक तार लिया और एक ताप पर उसको जब जलाते हैं तो हम देखते हैं कि टायर का कुछ भाग पिघल जाता है और कुछ भाग बाद में ठोस के रूप में भी रह जाता है, और कुछ भाग उसका जो होता है वो कण के रूप में भी, छोटे छोटे दानों के रूप में होता है। कभी भी आपने टायर को जलते हुए देखा होगा या जलाते हुए भी देखा होगा कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित, अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक का क्वथनांक होता है वो अनिश्चित। उसका रीजन यही है कि जब भी हम टायर को जलाते हैं तो वो टायर क्या होता है, किसी ताप पर टायर पिघलता भी है, किसी ताप पर टायर ठोस के रूप में भी होता है। इसलिए क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होता है। अब हम सेकंड बात करें इनके कणों की व्यवस्था की। अगर कणों की व्यवस्था की हम बात करें तो जो कण होते हैं, आपने देखा होगा जब कारीगर मकान बनाता है तो मकान में जो ईंट लगाता है, यदि उसकी ईंटें एक क्रम में निश्चित रूप में लगी हों तो वो दीवार काफ़ी लंबी हो जाती है और वो गिरती नहीं है। और यदि वो ईंटें यदि क्रमबद्ध रूप से नहीं लगी हैं तो वो क्या होगी, वो दीवार काफ़ी ऊंचाइयों तक नहीं बन के वो नीचे ही गिर जाएगी। तो कणों की व्यवस्था की यदि बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है, एक क्रमबद्ध होती है। इसलिए इनकी दीवार जो होती है क्रिस्टलीय ठोसों की बहुत लंबी होती है, इसलिए इनका कणों की व्यवस्था को बोलते हैं दीर्घपरासीय। कैसी होती है? दीर्घपरासीय। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की होती है लघुपरासीय। ठीक, तो कणों की व्यवस्था को आप समझ चुके हैं। और सेकंड बात यहाँ जाने इसकी प्रकृति। प्रकृति की यदि बात करें तो प्रकृति जो होगी वो प्रकृति क्रिस्टलीय ठोस को हमेशा बोला जाता है वास्तविक ठोस कहलाता है। किस कहलाता है? वास्तविक ठोस। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस कहलाते हैं। पॉइंट नोट करें, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति जो होती है वो वास्तविक ठोस होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आभासी ठोस होते हैं। ठीक है। सेकंड बात जाने की दैशिकता। लास्ट पॉइंट है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का। इस दैशिकता को और ध्यान देना। दैशिकता में हम वही उदाहरण लेंगे NaCl का, और इसमें वही उदाहरण लेंगे रबर का। दैशिकता की यदि हम
तो कोई भी अवयव का किसी भी दिशा में यदि देखें तो उनकी दिशाएं कैसी हों, अलग अलग हो। जैसे कि हमने एक सोडियम परमाणु लिया, सोडियम आयन लिया, फिर क्लोरीन आयन, सोडियम आयन और क्लोरीन। इस प्रकार हम स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर में हम यदि एक तरफ से देखें तो हमें Cl आयन मिलते हैं और दूसरी तरफ से देखें तो हमें क्लोरीन आयन मिलते हैं। आप यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे कि एक NaCl का उदाहरण लिया, क्योंकि हम जानते हैं इनकी दैशिकता की बात करें तो ये विषम दैशिक होते हैं। कैसे होते हैं? विषम दैशिक। वो कैसे होते हैं वह ध्यान देंगे आप। यदि हम ऊपर की ओर एक रेखा खींचें और हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर की तरफ और एक रेखा हम बिल्कुल तिरछी भी खींचें तो हम देखते हैं कि यदि इस तरफ से हम खड़े होकर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? Cl के बाद Na+, Cl- के बाद फिर Na+। और यदि इस तरफ देखते हैं तो Cl, Cl-, Cl-, Cl- करते हैं हम, और यहाँ से देखते हैं तो Na+ मिलता है। कहने का मतलब यदि इस दिशा में देखते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में देखते हैं तो क्लोरीन के बाद सोडियम आयन और फिर सोडियम आयन के बाद क्लोरीन आयन और क्लोरीन आयन के बाद फिर सोडियम आयन। इसी प्रकार इस तरफ हम यदि खड़े होकर देखते हैं तो Cl- के बाद फिर Cl, यदि इस दिशा में सभी Cl- और इस दिशा में सभी Na+। तो आप देखते हैं कि दिशाओं में अलग अलग दिशाओं से अलग अलग आयनों के परमाणु हमें दिखाई देते हैं। इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है? विषम दैशिक। और लेकिन इनकी होती है समदैशिक। आकृष्टीय ठोस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समदैशिक। जैसे कि उदाहरण लिया था हमने रबड़ का। रबड़ में जब हमने उदाहरण लिया था तो हमने क्या देखा था? कोण के अवयवी का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं थे। इनको कहीं से भी हम देखें हमें भीड़ ही दिखाई देगी और भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है। जैसे कि जब असेंबली में प्रार्थना होती है तो आपने देखा होगा कि एक तरफ लाइन जो लगी होती है वो 9th वाले ही होते हैं, एक अगली लाइन में 10th वाले, अगली लाइन में 11 फिर 12। तो किसी भी दिशा में देखें तो हमें एक तरफ से देखेंगे तो 9th के दिखाई देंगे, दूसरी तरफ से देखेंगे 10th के, यानी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कक्षा के बच्चे हमें दिखाई देंगे। लेकिन वही जब यदि इंटरवल हो जाए तो हम देखते हैं कि फील्ड में सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम किसी भी दिशा में देखें तो हमें वो बच्चे एक भीड़ की भांति दिखाई देते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सभी 9th के हैं। तो हमें क्या दिखाई देता है कि वहाँ पर हमें किसी भी दिशा में देखें समान दिखाई देते हैं बच्चे, यानी भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। इसलिए दैशिकता क्रिस्टल ठोसों की विषम होती है, आकृष्टीय ठोसों की सम होती है। इसलिए इस प्रकार एक क्रिस्टलीय और आकृष्टीय ठोसों का आज लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। और लेक्चर समाप्त करने के साथ साथ हम आपको एक और सूचना देते हैं। प्रयास ये करें कि आपको नोट भी मिलते रहेंगे आपको आपके ग्रुप में। आप उस ग्रुप में क्या करें, नोट को भी कंप्लीट करते चलें। हर शिक्षक आपको नोट देगा, उनको आप बनाएं। तो प्रयास किया है कि क्रिस्टलीय आकृष्टीय ठोसों को आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत समय बाद फिर पुनः उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। तो इसको आप लिखेंगी, समझेंगी। यदि एक बार समझना है तो कमेंट बॉक्स में हमें कोई भी आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, जिससे हम उसको आपका सुझाव भी मान के अलग कर सकते हैं। तो चलता हूँ। जय हिंद।